भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में अशोक को अक्सर एक महान सम्राट और शांतिवादी के रूप में पेश किया जाता है। एक मौजूदा टेलीविजन धारावाहिक इस किंवदंती को और बढ़ा रहा है, लेकिन क्या यह छवि पूरी तरह सही है? 274 ई में बिंदुसार अचानक बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। युवराज सुशीमा, जो उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमणों से बचने के लिए बाहर थे, पाटलिपुत्र लौटे। परंतु वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि अशोक ने यूनानी भाड़े के सैनिकों की मदद से शहर पर कब्जा कर लिया था। अशोक ने पूर्वी द्वार पर सुशीमा को मार डाला। इसके बाद 4 साल तक खूनी गृहयुद्ध चला, जिसमें अशोक ने अपने सभी पुरुष प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि उन्होंने 99 सौतेले भाइयों को मारा और केवल अपने सगे भाई तिस्सा को बख्शा। सैकड़ों वफादार अधिकारियों की भी हत्या की गई। अशोक का प्रारंभिक शासन क्रूर और अलोकप्रिय था। उसे चंडशोक या क्रूर अशोक के रूप में जाना जाता था। हालांकि लोकप्रिय धारणा यह है कि कुछ वर्षों बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और मृत्यु और विनाश से स्तब्ध होकर बौद्ध धर्म अपनाया और शांतिवादी बन गया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अशोक ने 262 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, जबकि बौद्ध धर्म अपनाने की प्रक्रिया 2 साल पहले की थी। यहां तक कि चार्ल्स एलन जैसे अशोक के समर्थक भी मानते हैं कि उनका धर्म परिवर्तन कलिंग युद्ध से पहले हुआ था। अशोक का बौद्ध धर्म की ओर रुझान शायद उत्तराधिकार की राजनीति से जुड़ा था, न कि युद्ध की पीड़ाओं के लिए पछताए जाने से। मौर्यों का धार्मिक दृष्टिकोण उदार था, जैसा कि चंद्रगुप्त का जैनियों से और बिंदुसार का आजीविकाओं से संबंध दर्शाता है। यह दिखाता है कि धार्मिक विविधता की स्वीकार्यता उस समय भी मौजूद थी और यह कोई असामान्य बात नहीं थी। अशोक का धर्म परिवर्तन और उनके धार्मिक जुड़ाव की कहानी एक व्यापक राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा है। अशोक की छवि के पीछे एक जटिल और विविध कहानी छुपी है। वास्तविकता को जानना हमें इतिहास की कई परतों को समझने में मदद करता है। अशोक को भारतीय इतिहास में एक महान सम्राट और शांतिवादी के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन क्या यह छवि सचमुच पूरी तस्वीर को दर्शाती है? जब अशोक ने राजगद्दी संभाली, तो जैन और आजीविकों से जुड़े परिवारों ने उसका विरोध किया। संभवतः अशोक ने बौद्धों से समर्थन प्राप्त कर अपनी स्थिति को मजबूत किया। यही कारण हो सकता है कि उसने जैन और आजीविकों के खिलाफ कठोर नीति अपनाई। कलिंग पर अशोक के आक्रमण को लेकर मुख्यधारा की मान्यता है कि कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन यह भी संभावना है कि कलिंग एक विद्रोही प्रांत या एक जागीरदार था, जिस पर अब विश्वास नहीं किया गया था। मौर्यों से पहले नंदों ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। जब चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य पर अधिकार किया, तो यह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया होगा। मौर्य साम्राज्य अपने साम्राज्य के निकट एक स्वतंत्र राज्य को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 262 ईसा पूर्व के आसपास अशोक ने एक बड़ी मौर्य सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि युद्ध में 100,000 लोग मारे गए और 150,000 लोगों को बंदी बना लिया गया। आधिकारिक आख्यान के अनुसार अशोक ने अपनी क्रूरता से भयभीत होकर बौद्ध धर्म अपनाया और शांतिवादी बन गया। लेकिन तथ्य यह है कि जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया, तब वह पहले से ही बौद्ध धर्म का पालन कर रहा था। अशोक के शिलालेख बताते हैं कि उसका पश्चाताप केवल दूर के स्थानों पर उल्लेखित है, जबकि ओडिशा में कहीं भी इसका कोई संकेत नहीं है। क्या अशोक ने सचमुच पश्चाताप किया या यह केवल राजनीतिक प्रचार था? शिलालेखों में उन लोगों के खिलाफ हिंसा की धमकियां शामिल हैं जिनके खिलाफ उसने कार्रवाई की। यह कोई शांतिवादी दृष्टिकोण नहीं दर्शाता। अशोक की छवि परंपरा और प्रोपगेंडा द्वारा गढ़ी गई है। सच्चाई को जानना और समझना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि इतिहास को पूरी तरह से समझा जा सके। इतिहास की खोज में सच्चाई की तलाश जारी रहती है। अशोक को अक्सर एक महान सम्राट और शांतिवादी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन क्या यह छवि सच्चाई को दर्शाती है या यह एक राजनीतिक प्रचार का हिस्सा है? अशोक ने अपने शिलालेखों का उपयोग अपनी क्रूरता के खिलाफ एक राजनीतिक प्रचार के रूप में किया। यह संभव है कि ये शिलालेख उनके समकालीनों के बजाय भविष्य की पीढ़ियों के लिए लिखे गए हों। आधिकारिक आख्यान के अनुसार अशोक का बौद्ध धर्म में परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद हुआ।
लेकिन तथ्य यह है कि जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया तब वह पहले से ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पाली पाठ अशोकवदन के अनुसार अशोक ने कई नरसंहार किए, विशेषकर जैन और आजीविक संप्रदायों के अनुयायियों के खिलाफ। एक घटना में उसने 18,000 आजीविकों को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया और जैन भक्तों के खिलाफ भी क्रूर दंड की धमकी दी। अशोक के समर्थक इन नरसंहारों को असत्य मान सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि अशोक के समर्थन में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं वे भी इन्हीं ग्रंथों और शिलालेखों से हैं। संदेह सभी साक्ष्यों पर समान रूप से लागू होता है। अशोक के अंतिम वर्षों में उनका साम्राज्य विद्रोह, आंतरिक पारिवारिक झगड़ों और वित्तीय संकट से जूझ रहा था। उनके जीवित रहते ही साम्राज्य ने कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को खो दिया और उनके निधन के बाद साम्राज्य बिखर गया। स्वतंत्रता के बाद कुछ नेताओं ने अशोक को एक आदर्श समाजवादी के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन उनकी शिलालेखों की समाजवादी व्याख्या हमें एक और वास्तविकता दिखाती है। अशोक ने अपने शासन में धार्मिक पुलिस जैसी व्यवस्था बनाई, जो आज के दृष्टिकोण से एक अत्यधिक दखलंदाजी वाली प्रणाली लगती है। आधुनिक भारतीय समाज ने अशोक की छवि को महान के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इतिहास के हर पहलू को समझें और झूठी कहानियों से बचें। ऐसी और इतिहास से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।